संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो चलिए, मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इस नए वीडियो में। संस्कृत विषय के सभी टॉपिक पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, वीडियो, व्याकरण संबंधी खेल, अभ्यास सामग्री, परीक्षा से संबंधित सहायक सामग्री, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, मॉक टेस्ट इत्यादि अभ्यास परीक्षण के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी। तो चलिए, आप यहाँ भी इसका फ़ायदा उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। संस्कृत भाषा में वाच्य परिवर्तन को समझने के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम दो भाग में बांटेंगे। पहले भाग में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी वाच्य परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यकता है और जिनकी जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक प्रतियोगी को होनी चाहिए। दूसरे भाग में हम बातचीत करेंगे किस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वाच्य परिवर्तन के भाग 1 को देखते हैं। चलिए, आज का जो हमारा बिंदु है वो है संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है जिसको आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। जो उनकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये रहने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के जो CTET, STET, RTET या ये कहें कि रीट, UP TET, MP TET, जिस भी प्रकार की पात्रता परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है वो प्राइमरी टीचर या फिर ये कहें कि TGT, PGT, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, जिस प्रकार के वो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि संस्कृत में जो वाच्य परिवर्तन है उसको, वाच्य है जो शब्द है हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वाच्य, वो वाच्य हम किसे कहते हैं। वाच्य यदि हम यहाँ पढ़ें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपनी बात को कहने या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। आप जो भी बात कह रहे हैं, है ना, या फिर अपने कोई भाव हैं आपके, उन्हें आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस कहने के तरीके को हम वाच्य कहेंगे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि भाई जो है रामः विद्यालयम गच्छति, है ना, आपने बताया है किसी को कि जो राम है वो विद्यालय जाता है। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है, ये आपने सूचना दी है, ये आपने अपनी बात कही है ना, तो ये आपके कहने का तरीका है। तो ये जो हमारा एक तरीका हो गया अपनी बात कहने का, ये जो तरीका है वो कहलाएगा वाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाच्य जो है वो 3 प्रकार से हम उनको समझते हैं। हमारी जो भाषा है उसमें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो है वो कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तो बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ केवल आपको बताया जा रहा है कि ये जो है ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये केवल वाच्य के प्रकार हैं। ठीक है, और वाच्य किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पढ़ लिया है ना, कि वाच्य किसे कहते हैं। तो यहाँ केवल एक सामान्य भूमिका बनाई जा रही है, वाच्य किसे कहते हैं, है ना, वाच्य क्या है, उसके प्रकार क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ कह रहे हैं, और हमने पढ़ा भी है, कि अपनी बात कहने या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ एक वाक्य ले लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था, बालकः विद्यालयम गच्छति, ये वाक्य हमने ले लिया। अब सबसे पहली बात यह है, किसी भी वाक्य में जब हम बातचीत करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि वाक्य को कहने वाला जो व्यक्ति है उसने उस वाक्य में 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है उसको। ठीक है, क्या ध्यान देना है जी, देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कौन कौन से 3 बिंदु है, इस वाक्य का कर्ता कौन है, इस वाक्य में कर्म क्या किया गया है कर्ता के द्वारा, और तीसरा क्रियापद क्या है। ठीक है, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। सबसे पहला कर्तृ, कर्तृ मतलब काम को करने वाला। अब देखो, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जा रहा है, तो बालक जब विद्यालय जा रहा है तो जा कौन रहा है, बालक, तो बालक क्या हो गया, बालक इसमें कर्ता हो गया। ठीक है, दूसरी हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो दूसरी बात जब कर रहे हैं तो वहां कह रहा है कि भाई जो विद्यालयम गच्छति, बालक कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो उसका कर्म क्या हो गया, विद्यालय जाना, तो विद्यालय जाना उसका कर्म हो गया। और तीसरा जो है वो क्रिया क्या कर रहा है, वो जाने की क्रिया कर रहा है। किसकी क्रिया कर रहा है, जाने की, गच्छति। तो जाने की जो क्रिया कर रहा है तो गच्छति यहां क्या होगा, क्रियापद। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी आई कि यहां तीन चीजें हो गई हमारे पास किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में। हम जब यदि हम इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका और आपकी वर्ब है। ये हम बात करते हैं किसमें, इंग्लिश में। तो वही जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो हमारा संस्कृत में भी है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, इन तीनों से मिलकर के वाक्य बन रहा है ना। कहीं कहीं जो है हमारी जो इस प्रकार की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है कि वहां कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो हम आगे बातचीत करेंगे। इस वाक्य में, जिस वाक्य को हम देख पा रहे हैं, इस वाक्य में हमारे पास ये तीनों हैं। कौन कौन है जी, हमारे पास कर्ता है, हमारे पास कर्म है, हमारे पास क्रिया है, तीनों हमारे पास है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो ये है, क्या है जी, वाक्य में प्रयुक्त कर्तृपद, कर्मपद, क्रियापद के स्वरूप। स्वरूप को आप समझ पा रहे हैं, स्वरूप से मतलब है कि वो किस पुरुष के हैं, किस वचन के हैं, ठीक है। दूसरा, इन सभी के आधार पर ही ये कौन से वाच्य का है ये निर्धारण हो जाता है। किसके आधार पर, कि वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्मपद क्या है और क्रियापद क्या है। ये तीनों ही जो है उस वाक्य के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि भाई ये जो वाक्य हमारे सामने हम देख पा रहे हैं, ये जो हमारा वाक्य है ये किस में आएगा, ये कर्तृवाच्य में आएगा या कर्मवाच्य में आएगा या फिर भाववाच्य में आएगा। जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, अभी अभी हमने पढ़ा है, आपने देखा ही होगा। इससे पीछे वाली स्लाइड पे चलो हम एक बार फिर से चलते हैं। हमने देखा था कि यहाँ तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन। कौन कौन से हैं जी, पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये हमारे तीन प्रकार हैं, ठीक है। अब इन तीन प्रकारों का पता कैसे लगेगा कि भाई ये इनमें कौन से प्रकार का वाक्य है, तो वहां हम यहां देख रहे हैं। देखो कौन कौन से हैं जी, यहां हमने इस बात में यहां देखने का प्रयास किया है कि हमारा जो है वो है इस वाले सेंटेंस को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज हमारी समझ में आ जाती है, हम उसको समझ पाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्या, वाक्य में प्रयुक्त जो कर्तृपद है वो, ठीक है, कर्मपद और क्रियापद, इन तीनों के आधार पर ही जो है हम उस वाक्य का निर्धारण करेंगे कि वो किस वाच्य का वाक्य है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले उस वाक्य को हम फिर से ले लेते हैं। बालकः विद्यालयम गच्छति, वाक्य हमारे सामने है, हमने पढ़ा भी था। इसमें क्या पढ़ा था जी, बालकः विद्यालयम गच्छति। तीन शब्द हमारे पास हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता, ये क्या हो गया जी, ये हो गया कर्म और ये हो गया क्रियापद, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने जान लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां ये तीनों क्या हैं जी, देखो एक हो गया कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्रियापद। यहां तक हमें समझ में आ गया किसी भी वाक्य में ये तीन होते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं यहां पे कि इनमें विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम इनको बदलेंगे, क्या इनको हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय होगी और जो क्रियापद है वो किसके अनुसार आएगा, क्रियापद जो आपका आएगा वो भी कर्ता के अनुसार ही आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की, ठीक है। जो हमारा पहला है वो है कर्तृवाच्य। अब आपके सामने पूरा फॉर्मेट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं और ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास है हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में हमने यहां पर देखा है कि हमारे पास क्या है जी, कर्तृवाच्य में सबसे पहले हमारे पास कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का स्वरूप देखना है क्या है। देखो कर्ता यहां लिखा भी हुआ है, पहले हम इसको पढ़ भी लेते हैं। चलिए लिखा हुआ है, देखो हम पहली लाइन को पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में क्रियापद का प्रयोग कर्तृपद के अनुसार किया जाता है वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारे पास क्रियापद है, इस क्रियापद का प्रयोग किसके अनुसार होगा जी, इस क्रियापद का अनुसार, कर्ता के अनुसार होगा। जैसा कर्ता वैसी क्रियापद, ठीक है। क्योंकि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। देखो लिखा हुआ है इसमें, दूसरे वाले सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है, प्रथमा। तो इसमें प्रथमा, तो इसमें भी एक वचन, यहां भी प्रथमा एक वचन। देखो क्रियापद में तो प्रथमा विभक्ति होती नहीं है,
प्रथमा विभक्तियां जो होती हैं वो तो सारी की सारी शब्द रूप में ही होती हैं। शब्द रूप मतलब कर्तृत्व में होती हैं, कर्ता में होती हैं। क्रियापद तो केवल किस में होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में होता है। लकार के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। इतना तो हम समझ चुके हैं। तो चलिए फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है? कैसे समझेंगे यहां देखिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है? बालकः, ठीक है? अब बालक कैसा है? एक वचन में है। देखो यहां लिखा भी हुआ है, यहां पे लिखा है एक वचन। तो क्रियापद जो है वो भी किसका होगा? एक वचन का होगा। बालक एक वचन है, क्रियापद भी एक वचन का होगा। और जो कर्म पद है यहां पे उसमें होगी दूसरी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति जिसे हम संस्कृत में कहते हैं। ये बात हम कर रहे हैं कर्तृवाच्य की। तो निश्चित रूप से हम तीसरे इस वाक्य को अब यहां पढ़ेंगे। कर्म पद में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र भी है कर्मणि द्वितीया। ये हमारा सूत्र भी है कि कर्म में हमेशा द्वितीय होती है। चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं। अग्रिम जो है उसमें है क्रियापद हमेशा कर्तृपद के अनुसार ही प्रयुक्त होता है, अर्थात कर्तृपद और क्रियापद का वचन समान होता है। देखो हमने यहां भी देखा है, यहां भी आप देख सकते हैं। इसी समय हमने थोड़ी थोड़ी अब बात की है। देखो कर्ता क्या है? एक वचन। उसके बाद क्या है? क्रियापद भी क्या है आपका? एक वचन में है। ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। और यहां भी यही कह रहा है। ये कह रहा है कर्तृपद और क्रियापद समान होता है, दोनों समान वचन वाले होते हैं। चलिए अंतिम हम देखते हैं इसमें। कर्तृवाच्य बनाते समय 1 2 1 इस सूत्र का हमें ध्यान रखना है, जो यहां दिखाया भी गया। फिर से मैं आपको एक बार स्पष्ट दिखा देता हूं। देखो यहां पे दिखाया गया है, यहां पे प्रथमा 1 2 1, ठीक है? और यहां भी इसी को दिखाया गया 1 2 1, ठीक है? इसका मतलब यहां प्रथमा किसमें? यहां प्रथमा, यहां द्वितीया, यहां प्रथमा। 1 2 1 इस सूत्र को ध्यान रखना है। किसमें? कर्तृवाच्य की जब हम बात करेंगे। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं वाच्य परिवर्तन की। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इट मीन्स कर्म पद में द्वितीय विभक्ति होती है, और जो क्रियापद है उसमें एक वचन होता है। वो किसके अनुसार आता है? वो आता है आपके किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, आप बिल्कुल सही आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है। अब इनको याद करने का तरीका है, हम यहां थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द को पुनः पढ़ेंगे। देखिए जिन वाक्यों में, पहले को पढ़ रहे हैं, जिन वाक्यों में क्रियापद का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है वे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं, देखो यहां भी एक वचन है और यहां भी एक वचन है, तो कर्ता के अनुसार क्रियापद है, ठीक है? दूसरा हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यहां लिखा भी हुआ है कर्ता में प्रथमा, ठीक है? चलिए जी, उसके बाद हम फिर पढ़ लेते हैं तीसरा। कर्म पद में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है? तो देखो यहां लिखा हुआ है कर्म में द्वितीय विभक्ति भी लिखी हुई है। बहुत बढ़िया। फिर देख लेते हैं अग्रिम जो है वो कहता है कि क्रियापद हमेशा कर्तृपद के अनुसार प्रयुक्त होता है, और सबसे बड़ी बात कर्तृपद और क्रियापद का वचन समान होता है। तो यहां हम देख सकते हैं कर्तृपद में प्रथमा एक वचन, क्रियापद में भी एक वचन। दोनों का वचन कैसा है? एक वचन समान है, इसलिए 1 और 1 लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं अंतिम जो पंक्ति है, इसको बनाते समय 1 2 1 सूत्र का ध्यान रखते हैं। 1 2 1 सूत्र का ध्यान मतलब क्या हो गया जी? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रियापद भी प्रथमा जो हमारा कर्ता है उसके अनुसार ही आएगी। इट मीन्स यहां भी एक वचन। चलिए समझ पा रहे होंगे शायद आप। आगे बढ़ते हैं अग्रिम। दूसरा जो है हम उसी वाक्य को ले लेते हैं, है ना? अब जो है आपने थोड़ा सा इस वाक्य में परिवर्तन देखा होगा, आपने देख पा रहे। इससे पहले जो वाक्य था वो अलग था, वो था बालकः विद्यालयं गच्छति। अब यहां आया है, क्या आया है? बालकेन विद्यालयं गम्यते। आया है विद्यालयम? नहीं आया है। क्यों? यहां क्या है? बालकेन विद्यालयः गम्यते। थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है देखते हैं। देखिए यहां भी 3 वही, कौन सा? कर्तृपद, कर्मपद और क्रियापद। अब यहां भी हम विभक्ति का प्रयोग देखेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? कर्मवाच्य की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्मवाच्य की। अभी हमने बात की थी कर्तृवाच्य की, अब हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? देखो यहां क्या हो गया? बालक शब्द जो है उसका परिवर्तन हो गया। गच्छति की जगह क्या हो गया? गम्यते हो गया। और विद्यालयम की जगह क्या हो गया? विद्यालय हो गया। ये सारे परिवर्तन क्यों आए? पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? सबसे पहले कहीं आपको
बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम सटीक हमने यहाँ पे इसको विश्लेषण किया है। तो सबसे पहली पंक्ति को पढ़ेंगे, जिन वाक्यों में क्रियापद का प्रयोग कर्म पद के अनुसार किया जाता है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जी, यहां क्या है जी, कर्म में क्या है जी, प्रथमा, ठीक है, और एक वचन। यहां भी क्या है जी, क्रिया में भी किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं फिर से। कर्म पद में, या ये कहें कि कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य में कौन प्रधान था, कर्ता। कर्तरी में कर्ता प्रधान, तो उसके बाद क्या होगा, यहां क्या है, कर्म, तो कौन प्रधान होगा, कर्म। भाई जो जिस घर का मुखिया है वो उस घर का प्रधान होगा, सीधी सी बात है, इसमें कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में यदि आपके दादाजी हैं तो आपके दादाजी आपके घर के प्रधान हैं, और उन्हीं के घर से या उन्हीं के नाम से आपके घर का संबोधन होता है ना। तो उसी प्रकार से यहां संबोधन किसका हो रहा है, कर्मवाच्य। किसका हो रहा है, कर्मवाच्य का हो रहा है। देखो यहाँ पे कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य है तो प्रधान कौन होगा, कर्म ही होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि भाई कर्तृवाच्य है तो उसमें कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म प्रधान है। ठीक है, अब जो प्रधान है वो सबसे पहले होगा। भाई सबसे पहले जो आपके घर का मुखिया है, जो प्रधान है, उसी को पूछा जाएगा। इसका मतलब जो प्रधान है वो प्रथम है, प्रथम है का मतलब उसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है कि भाई जो परिवार है वो कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य है तो कर्म का परिवार है, और कर्म का परिवार है तो प्रधान कौन होगा, कर्म होगा, और जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। बस सिंपल। अब यदि कर्तृवाच्य है तो उसमें कौन प्रधान होगा, कर्तृवाच्य में कौन होगा, कर्ता प्रधान होगा, सीधी सी बात है ना। और यदि क्या है, कर्म प्रधान है तो उसमें क्या होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, जहां कर्मवाच्य वहां कर्म प्रधान, जहां कर्तृवाच्य वहां कर्ता प्रधान। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसमें आगे लिख रहा है, कर्तृपद में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्ता में प्रथमा हो गई। यहां पे कौन है, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म में क्या होगी, प्रथमा होगी। और जब ये प्रधान हो गया तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रियापद आएगा, सीधी सी बात है, तो हमें उसको देखना है। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, कर्ता, तो कर्ता आएगा तो कर्ता में कौन सी होगी, तीसरे नंबर पे है, इसलिए तृतीया। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं आपको। देखो कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, इसका मतलब कर्म में प्रथमा, उसके बाद कर्म पद के अनुसार ही क्या आएगा, क्रियापद, तो दूसरे नंबर पे हम उसको देखेंगे। अब बचा क्या, कर्ता, तो कर्ता किस नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं केवल कि भाई कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान हो गया, इसलिए प्रथमा विभक्ति होगी, इसलिए पहले नंबर पे आ गया। ये ट्रिक है केवल, ऐसा कोई व्याकरण स्वरूप नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, व्याकरणिक स्वरूप यदि आप देखेंगे तो वो ये होता है कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये तो है उसका व्याकरणात्मक स्वरूप। यदि हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के अनुसार हम बात यहां ये कर रहे हैं कि कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान है, प्रधान है तो उसमें प्रथमा है, और यदि कर्म पद है और कर्म प्रधान है तो उसके अनुसार क्रियापद आएगा, तो दूसरे नंबर पे हम क्रियापद को देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे जो बच गया तीसरा, कर्तृपद, इसलिए कर्तृपद में क्या आ गया, तृतीया एक वचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से हम देखते हैं। अब ये कह रहा है कि क्रियापद हमेशा कर्म के पद अनुसार आता है। किसकी बात कर रहे हैं, कर्मवाच्य की। तो जो पद है ना उसका दोनों का वचन क्या होगा, समान होगा। अब जो सूत्र हमने पहले देखा था उसी तरह हम यहां भी बना रहे सूत्र। कर्मवाच्य बनाते समय 311 इस सूत्र का ध्यान रखना है, 3 1 1 3 1 1। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने 1 2 1 याद किया था। किसके लिए, कर्तृवाच्य के लिए। तो कर्तृवाच्य के लिए हमने 1 2 1 याद किया था, और कर्मवाच्य के लिए हम किसको याद करेंगे, 311 को। तो बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्पष्टता के लिए आपको यहां पे ध्यान देना है। चलिए अग्रिम फिर से हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं बालकेन गम्यते। अब यहां आपको थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बालकेन विद्यालयः गम्यते। यहां केवल 2 शब्द हैं, बालकेन गम्यते। क्यों है, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां क्या है, केवल कर्ता और क्रिया। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य में
कर्म नहीं होता है। बात समझ में आई? कर्म जो है वो नहीं होता है, कर्म पद जो है वो नहीं होता है। भाववाच्य में केवल कर्ता और क्रिया, दो ही चीजें होती हैं, दो ही पद आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली पंक्ति में लिखा है भाववाच्य में क्रिया का भाव या अर्थ ही प्रधान होता है। यहां कर्ता प्रधान नहीं होता है, क्योंकि वो तो कहां प्रधान होता है? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कर्ता कहां प्रधान होता है? जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर्तृवाच्य में। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर, वाह। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि भाववाच्य में क्रिया का भाव या अर्थ ही प्रधान होता है। यहां पे कर्ता प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और बच गया क्या? क्रिया, इसलिए क्रिया प्रधान होती है, क्रिया का अर्थ प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो तीनों को बताओ, कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है, और भाववाच्य में कौन प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने पढ़ा भाववाच्य में क्रिया का भाव या अर्थ ही प्रधान होता है। दूसरी पंक्ति में हमने पढ़ा भाववाच्य में या भाववाच्य वाले वाक्य में कर्म पद नहीं होता है। हम देख रहे हैं यहां पे कर्म पद नहीं है। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहां पे कर्म पद नहीं है। बहुत सुंदर। अगला देखिए, कर्तृपद में हमेशा तृतीया विभक्ति ही होती है, कर्म पद के अनुसार ही। जैसे कर्म पद में तृतीय विभक्ति होती है, उसी प्रकार से यहां भी कर्तरी में क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए अग्रिम। क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, भले आपका कर्ता एक वचन का हो, द्विवचन का हो या बहुवचन का हो। यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट अपने दिमाग में बिठा लेनी है। यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? भाववाच्य की, तो भाववाच्य में यह पंक्ति आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भाई कर्ता भले एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, क्या आएगा? क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा। क्लियर? उसके बाद अंतिम जो आपकी पंक्ति है उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे कि भाववाच्य बनाते समय 31 इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। और 31 से मतलब है कि बालकेन अर्थात कर्ता में तृतीया और क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन। इट मीन्स यहां पे तृतीया और यहां पे एक, इट मीन्स ये हो गया 31। तो यह थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देना है, ये आपको याद रखना है कि भाई कर्तृवाच्य में हमेशा कौन होता है? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, और यहां आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि यहां क्या नहीं है? कर्म पद नहीं होता है, लिखा भी हुआ है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई कर्तरी जो है उसमें कर्ता प्रधान होता है। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से समझा देता हूं। यदि हम बात कर रहे हैं कर्तरी, तो कर्तरीवाच्य में कौन प्रधान होगा? कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। यदि हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की, किसकी? कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, जो यहां नहीं है। यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? भाववाच्य की, तो भाववाच्य में कौन प्रधान होता है? क्रिया प्रधान होती है। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे इस बात को हम देख लेते हैं। देखिए, वाच्य परिवर्तन जो होता है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपको शब्द रूप आने चाहिए, है ना। उसके बाद आपको क्रियापदों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि शब्द रूप जो होते हैं ना, वहां भी आपको ध्यान ये रखना है कि विभक्ति और क्रियापद के लिए पुरुष और वचन, प्रथमा और तृतीया का आपको ज्ञान होना चाहिए। और क्रियापद में आपको परस्मैपदी और आत्मनेपदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यदि आप वाच्य परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द रूप। अब शब्द रूप जो है वो आपको कक्षा में पढ़ाए भी गए होंगे आपके शिक्षकों के द्वारा। तो शब्द रूप में जो भी शब्द रूप है उनकी प्रथमा विभक्ति का जो स्वरूप होता है वो, और हमें क्या करना है? प्रथमा विभक्ति का जो करता है उसको तृतीय विभक्ति में बदलना है। इसलिए आपको तृतीय विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहां आपका प्रथमा और तृतीया ये तो आपको शब्द रूप में याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम क्रियापद की बात करें तो वहां पे आपको पुरुष और वचन याद होने चाहिए। तो वहां भी परस्मैपदी और आत्मनेपदी, ये दो प्रकार के क्रियापद होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। आप इनको धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो यहां हमें केवल ध्यान ये देना है कि हमें वाच्य परिवर्तन के लिए किन किन बिंदुओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो शब्द रूप,
जिसमें प्रथमा और तृतीया विभक्ति का प्रयोग, क्रियापद जिसमें परस्पैनिपदी और आत्मनेपदी का प्रयोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है स्वरूप आपका। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहां हम शब्द रूपों की यदि बात करें, है ना, तो शब्द रूपों में क्या है, हमने बात की थी विभक्ति प्रथमा और तृतीया। तो कर्ता में कौन सी होती है, प्रथमा। और यदि हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन में, तो हमें प्रथमा विभक्ति को किसमें बदलना पड़ेगा, तृतीया में बदलना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है, प्रथमा से हम तृतीया में उसको बदल देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बात करें कि भाई कैसे बदलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे आपके सामने, यहां हम देख पा रहे हैं कि कर्तृपद जो है उसकी प्रथमा विभक्ति के जो स्वरूप बनते हैं वो बनता है बालकः। हम यहां एक एक करके देख लेंगे। बालकः, गुरुः, हरि, धेनुः, रमा, नदी, वधु, फलम, वारी, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन के स्वरूप हैं। अब हम जब उनको वाच्य परिवर्तन में बदलेंगे, जब हम उनको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो ये किस में बदल जाएंगे, बालक बालकेन, गुरु गुरुणा, हरि हरिणा, धेनु धेनुना, रमा रमया, नदी नद्या, वधु वध्वा, फलम फलेन, वारी वारिणा। इस प्रकार से ये प्रथमा से और तृतीया में बदल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। बस इतना आपको जानकारी बहुत जरूरी है कि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आपको प्रथमा विभक्ति प्रत्येक शब्द रूप की और तृतीया विभक्ति दोनों का बोध होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने सामान्य रूप से देखा है, ठीक है, केवल हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन की बात कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें और थोड़ी समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा शब्द रूपों के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं तृतीय विभक्ति की, है ना। तो तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो पहला है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। फिर है गुरुणा, गुरु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन गुरुणा, द्विवचन गुरुभ्याम, बहुवचन गुरुभिः। उसी तरह से हरि शब्द है मूल रूप से तृतीया में एक वचन हरिणा, द्विवचन हरिभ्याम और बहुवचन हरिभिः। उसी प्रकार से मूल शब्द है धेनुः, तृतीया एक वचन धेनुना, द्विवचन धेनुभ्याम, बहुवचन धेनुभिः। उसी प्रकार से रमा शब्द है मूल रूप से रमया, द्विवचन है रमाभ्याम और बहुवचन है रमाभिः। उसी प्रकार से मूल शब्द है नदी, जिसका तृतीया एक वचन में रूप बनता है नद्या, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभिः। उसी प्रकार वधु शब्द है मूल रूप से तृतीया एक वचन में वध्वा, वधुभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में वधूभिः। उसी प्रकार वारी शब्द है जो नपुंसक लिंग का शब्द है, इकारांत है, तृतीया एक वचन में वारिणा, वारिभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में वारिभिः। इस प्रकार से आपको प्रत्येक शब्द रूप की तृतीया विभक्ति के सभी वचनों, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अभ्यास आपको करना है, क्योंकि ये आपको वाच्य परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सहायक होने वाले हैं। तो आपको निश्चित रूप से इनका बोध होना ही चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको वाच्य परिवर्तन के जितने भी अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं, तो यदि आप उनमें पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा शब्द रूपों के विषय में भी अपना जो ये कहें कि स्तर है उसे थोड़ा सा संवर्ध बनाना पड़ेगा, वृद्धि करनी होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्रियापदों के बारे में। अब क्रियापद हमने बातचीत की थी कि दो प्रकार के हैं, पहला कौन सा है परस्मैपदी और दूसरा कौन सा है आत्मनेपदी। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, उनका स्वरूप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं पठ धातु लट लकार की। अब इसके स्वरूप तो आपको आते ही होंगे क्रियापद, है ना, इसका स्वरूप तो आपको पता ही होगा। कौन से होते हैं बताओ, पठ धातु लट लकार में किस तरह से रूप चलेंगे, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए कि भाई परस्मैपदी में पठ धातु लट लकार में स्वरूप जो चलते हैं वो ये रहे आपके सामने, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। ये स्वरूप किस में आता है, ये आता है आपका किसमें, परस्मैपदी में। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं आत्मनेपदी के बारे में। तो क्या होगा जी, देखिए वही पठ धातु लट लकार रूप बनेंगे इस प्रकार से, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यथे पठ्यध्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। अब यहां जो स्वरूप आपका आया है ना,
वो इसलिए दिखाया गया है कि यदि आपका जो वाक्य है उसका जो क्रियापद है वो जिस पुरुष का है और जिस वचन का है, आपको वाच्य परिवर्तन के समय जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ठीक है, जब आप कर्तृवाच्य की बात करते हैं ना तो कर्तृवाच्य में परस्मैपदी वाले क्रियापद होते हैं ये वाले, और जब आप कर्मवाच्य की बात करते हैं तो वहां पर जो क्रियापद होता है वो होता है आत्मनेपदी ये वाले। बस थोड़ा सा ये आपको परिवर्तन करना है वहां पे। उसके बाद जो परिवर्तन होना है वो तो आप समझ ही गए होंगे पहली वाली स्लाइड्स में जो हमने उस पर चर्चा की है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई कर्तृवाच्य में आपको करना क्या है, कर्तृवाच्य में आपको परस्मैपदी के इन स्वरूपों का बात करना है, और यदि आप कर्मवाच्य की बात करेंगे तो आत्मनेपदी के इन स्वरूपों के बारे में बात करना है। और जो वाक्य है उसमें जो क्रियापद है उसमें जो वचन है जिस पुरुष का है ना, आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे ना, ये तीनों पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, ये तीनों यहाँ भी हैं और तीनों वचन है यहाँ पे, है ना। तो जिस वचन में है कर्तृवाच्य में तो कर्मवाच्य में उसी पद में से आपको उठा करके लेना है। क्लियर? फिर समझा देता हूं मैं आपको। जो वाक्य है आपका उस वाक्य में यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य में ये वाले शब्द रूप काम आते हैं, कर्मवाच्य में हम इन वाले शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं, सॉरी क्रियापद का प्रयोग करते हैं, शब्द रूप का नहीं क्रियापदों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो हमने देख लिया है ना, यहाँ हमने देख लिया है कि किस प्रकार से जो है परिवर्तन होता है ना। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं और प्रयास करते हैं अपनी समझ को और विकसित करने के लिए। वाच्य परिवर्तन के भाग 1 में इतना ही। हमने मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और अधिक विस्तार से इसका प्रयोग समझने के लिए हम देखेंगे भाग 2। तो चलिए इनको समझने के लिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के प्रसन्न रहिए, अभ्यास करते रहिए, संस्कृत सीखते रहिए संस्कृत गुरु के साथ। धन्यवाद।